हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरिस्टोटल का बहुत ही फेमस वर्क पोएटिक्स। पोएटिक्स लिटरेरी थ्योरी के अंदर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर या ओवरऑल हम कह लें लिटरेचर के अंदर जो फर्स्ट सर्वाइविंग वर्क हमारे पास है वो है पोएटिक्स। समझ आ रही है? जिसे लिखा है ग्रीक फिलोसोफर, क्रिटिक एंड राइटर अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल का ये लिटरेरी थ्योरी के अंदर फर्स्ट सर्वाइविंग वर्क है हमारे पास पोएटिक्स। पोएटिक्स को दो हिस्सों में लिखा गया, जिसमें फर्स्ट पार्ट था ट्रेजेडी प्लस एपिक पोइट्री के बारे में और सेकंड पार्ट था कॉमेडी के बारे में। हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट महफूज है, जबकि ये कॉमेडी वाला पार्ट हमारे पास महफूज नहीं है। कॉमेडी के कुछ आइडियाज़ ज़रूर मिलते हैं हमें, लेकिन फुल पार्ट, फुल फॉर्म हमारे पास नहीं है। ये हमारे पास पोएटिक्स का, इस बुक का या स्ट्रेटस का फर्स्ट पार्ट महफूज है, जिसे हम पढ़ते हैं। पोएटिक्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, जिसमें से एक हम पढ़ते हैं। इसको मिडल एजेस में या हम कह लें न्यू क्लासिकल एज में मेनली रीस्टोर किया गया। समझ आ रही है? इस बुक को, पोएटिक्स को न्यू क्लासिकल एज में मेनली रीस्टोर किया गया। इस बुक का ये फर्स्ट सर्वाइविंग या कह लें अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क है ड्रामेटिक थ्योरी का या फिर ड्रामा का। ड्रामेटिक थ्योरी, ड्रामा, ओवरऑल इस पे जो फर्स्ट सर्वाइविंग वर्क है वो पोएटिक्स है, क्योंकि डेफिनेटली इसके दोनों पार्ट ट्रेजेडी और कॉमेडी ये ड्रामा से रिलेटेड हैं। समझ आ रही है? ये फर्स्ट ट्रेटस है जो लिटरेरी थ्योरी पे फोकस करता है। जब हम पढ़ते हैं लिटरेरी थ्योरी के बारे में या लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में, तो फर्स्ट वर्क हम पोएटिक्स को कंसीडर करते हैं, पोएटिक्स को पढ़ते हैं। कहा जाता है कि पोएटिक्स एक रिस्पॉन्स है अरिस्टोटल का अपने टीचर प्लेटो के लिए। प्लेटो ने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक। उन्होंने इस बुक के अंदर पोइट्री को या हम कह लें ओवरऑल लिटरेचर को क्रिटिसाइज किया था। तो अरिस्टोटल ने पोइट्री को या लिटरेचर को डिफेंड किया पोएटिक्स के ज़रिए। समझ आ रही है कि ये एक रिस्पॉन्स था। उसके अलावा इस बुक के लिखने का पर्पस या मकसद हम कह लें मेनली फोकस लिटरेचर एंड इट्स क्रिटिसिज्म, कि किस तरह से लिटरेचर पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया जाता है, उसे नेगेटिवली क्रिटिसाइज किया जाता है, जबकि उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो इसका मेन सेंटर है लिटरेचर एंड इट्स क्रिटिसिज्म। इस बुक के 26 चैप्टर्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट कंटेंट्स हैं, आइडियाज़ हैं, जिन्हें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। समझ आ रही है? ओवरऑल ये बुक लिटरेरी थ्योरी के अंदर फर्स्ट बुक, फर्स्ट वर्क कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट थ्योरेटिकल वर्क, जिसके अंदर डिस्कस किया गया कि लिटरेचर को क्रिटिसाइज कैसे करते हैं, लिटरेचर है क्या। समझ आ रही है? तो ये फर्स्ट वर्क कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, आइडियाज़ क्या हैं, आज हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। पोएटिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्ट ऑफ पोइट्री, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, ट्रेजेडी, फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, एपिक पोइट्री वर्सेस ट्रेजेडी एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल्स डिफेंस। तो चले स्टार्ट करते हैं हम। पोएटिक्स स्टार्ट होती है पोइट्री से। जो सबसे पहली चीज़ हम पोएटिक्स के अंदर पढ़ते हैं वो है पोइट्री और आर्ट ऑफ पोइट्री, जिससे ये बुक स्टार्ट होती है। अरिस्टोटल के मुताबिक पोइट्री क्या है? पोइट्री इज़ द मिमेटिक और इमिटेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, रिदम एंड हारमोनी सेपरेटली और इन कम्बिनेशन। के मतलब लैंग्वेज के थ्रू, रिदम के थ्रू या हारमोनी के थ्रू इनको अलग अलग या कम्बिनेशन में यूज़ करते हुए चीज़ों को इमिटेट करना, रियल लाइफ इवेंट्स को, इंसान की ज़िंदगी को इमिटेट करना। इमिटेशन किसे कहते हैं? इमिटेट कहते हैं कॉपी करना। जब इंसान की ज़िंदगी के मुताबिक कुछ इवेंट्स को कॉपी किया जाएगा
तो अरिस्टोटल के मुताबिक इंसान उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, वो इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करेंगी चीज़ें। इमिटेशन इंसान को ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो पोइट्री इमिटेशन है तो इसका अफेक्ट तो होगा इंसान पे। तो डेफिनेटली पोइट्री इमिटेशन है, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है या इफ़ेक्ट है इंसान की ज़िंदगी पर। अब पोइट्री को वो दो कैटेगरीज में रखते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रेजेडी एंड सेकंड वन इज़ कॉमेडी। ट्रेजेडी के अंदर हम लॉफ्टी मैटर्स को डिस्कस करते हैं। लॉफ्टी मीन्स ग्रैंड, अजीम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जबकि कॉमेडी बेस मैटर्स को, जनरल चीज़ों को डिस्कस करती है अपने अंदर। समझ आ रही है? तो ये दो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर पोइट्री को डिवाइड किया गया है, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। समझ आ रही है? अरिस्टोटल ने कहा कि पोइट्री इमिटेशन है। तो इमिटेशन क्या है? अरिस्टोटल ने एक थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये इमिटेशन क्या है। Poetic imitation is an act of imaginative creation by which poet draws his poetic material from the phenomenal world and makes something new out of it। क्या मतलब कि ये एक इमेजिनेटिव क्रिएशन है। पोइट या आर्टिस्ट क्या करते हैं? रियल लाइफ के इवेंट्स को, रियल लाइफ के आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं, इमिटेट करते हैं, उसको अपने माइंड में फ़िल्टर करते हैं, उसके अंदर कुछ न्यू आइडियाज़ को ऐड करते हैं, जिसे हम इमेजिनेटिव क्रिएशन कह रहे हैं। उसके बाद वो एक न्यू फॉर्म में उसे हमारे सामने या ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं इमिटेशन। इमिटेशन ये नहीं है कि पोइट और आर्टिस्ट किसी चीज़ को कॉपी करते हैं और उसे हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, बल्कि उसे फ़िल्टर करके उसके अंदर न्यू आइडियाज़ को ऐड करते हैं, उसके बाद एक न्यू फॉर्म में हमारे सामने रख देते हैं। इसे कहेंगे इमिटेशन। इमिटेट करते हैं, इमिटेशन के लिए उन्हें एक मीडियम चाहिए, पोइट को या आर्टिस्ट को एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज के थ्रू वो उस इमिटेशन को ऑडियंस के सामने या एक रीडर के सामने प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स चाहिए, यानी कि एक रियल लाइफ से रिलेटेड किसी इवेंट को कॉपी किया है तो उसको उस पर एक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स चाहिए, जो कि हैं मैन इन एक्शन। उसके बाद मैनर यानी स्टाइल चाहिए। अब स्टाइल क्या हो सकता है? नैरेटिव हो सकता है, मतलब कोई स्टोरी उसको नरेट किया जा रहा है या फिर उसे एक्ट किया जा रहा है, ड्रामेटिक हो सकता है। तो ये है इमिटेशन की थ्योरी कि इमिटेशन के लिए हमें एक मीडियम चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और मैनर चाहिए। इन तीनों को पोइट या आर्टिस्ट यूज़ करता है अपने इमिटेशन को रीडर या ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए। पोइटिक्स के अंदर जो मेन कंसर्न, जो फर्स्ट पार्ट है, वो है ट्रेजेडी से रिलेटेड। इस बुक का जो फर्स्ट पार्ट है, जो हमने पहले पढ़ा कि फर्स्ट पार्ट जो महफूज है हमारे पास, वो ट्रेजेडी से रिलेटेड है। तो अरिस्टोटल का मेन कंसर्न है ट्रेजेडी। इस पार्ट के अंदर ट्रेजेडी क्या है? अरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजेडी है इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस। कि लाइफ का कोई ऐसा इवेंट, किसी ऐसे इवेंट को कॉपी करना जो सीरियस हो। कंप्लीट, ट्रेजेडी अपने आप में कंप्लीट होती है, उसके अंदर कोई बाकी इंफॉर्मेशन वगैरह बाकी नहीं रहती, कंप्लीट होती है। एंड ऑफ अ सर्टन मैग्नीट्यूड, जो एक ख़ास साइज़ की होती है ट्रेजेडी। थ्रू पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर प्रोगेशन ऑफ दीज इमोशंस। हमदर्दी के ज़रिए और डर के ज़रिए इमोशंस को पेश किया जाता है। क्या मतलब ये कि ट्रेजेडी के अंदर लाइफ के किसी सीरियस इवेंट को हमारे सामने पेश किया जाता है। जब इस इवेंट को हमारे सामने पेश किया जाता है तो जो भी कैरेक्टर उसके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, ऑडियंस को उसके साथ पिटी मतलब हमदर्दी होती है, और एक डर भी होता है कि अगर ये लाइफ इवेंट मुझसे रिलेटेड होता तो। उसके बाद एंड पे कैथार्सिस होता है, यानी उन इमोशंस को, उस टेंशन को रिलीज़ किया जाता है। ऑडियंस उस टेंशन को रिलीज़ करते हैं, उन इमोशंस को रिलीज़ करते हैं। समझ आ रही है? ये है ट्रेजेडी।
इमिटेट किया जाता है किसी सीरियस इवेंट को। ट्रेजेडी अपने आप में कंप्लीट होती है, एक ख़ास साइज़ रखती है और इसके अंदर पिटी मतलब रहम भी होता है और फियर भी होता है जो इफ़ेक्ट करता है इमोशंस को। समझ आ रही है? तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है ट्रेजेडी की, जिसे अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में डिस्कस किया है। अरिस्टोटल ने पोएटिक्स के अंदर 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया है। 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स को, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज प्लॉट और माइथॉस। अरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजेडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्लॉट है। प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी कुछ भी नहीं, इसलिए उसने प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा है, यानी ट्रेजेडी की रूह। प्लॉट को यूनिफाइड आर्टिस्टिक होल कंसीडर किया है अरिस्टोटल ने, यानी कि वो कंप्लीट होता है। उसके बाद प्लॉट का एक इंटेंडेड इफ़ेक्ट होता है, इंटेंशनल इफ़ेक्ट रीडर पे या ऑडियंस पे इफ़ेक्ट होता है प्लॉट का। उसके बाद इसकी प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंड होता है प्लॉट का। तो प्लॉट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेजेडी का, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ट्रेजेडी के प्लॉट की एक प्रॉपर बिगनिंग होती है, समझ आ रही है, जिसमें इंसाइटिंग इंसिडेंट्स होते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग होती है। उसके बाद राइजिंग एक्शंस आते हैं और डेजेस, समझ आ रही है। इन राइजिंग एक्शंस के फ़ौरन बाद आता है प्लॉट रिवर्सल और चेंज ऑफ फॉर्चून, जिसे हम पेरिपेटाया और क्लाइमैक्स कहते हैं। प्लॉट के अंदर प्लॉट रिवर्सल आ जाती है, चेंज ऑफ फॉर्चून मतलब कि एक्टर का जो किस्मत है वो बदलने लग जाती है, उसकी लाइफ बदलने लग जाती है। उसके बाद डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाता है प्लॉट, जिसमें एनाग्नोरेसिस आता है, यानी कि रिकग्निशन हो जाती है। उसके बाद डिनोमा और ल्यूसिस, समझ आ रही है। यहाँ पर ही दरमियान में पिटी एंड फेयर का एलिमेंट भी आता है, यानी कि रहम और डर का एलिमेंट ऑडियंस और रीडर के दिमाग में आ जाता है फ़ौरन से। उसके बाद है कैटास्ट्रफी और कैथारसिस, यानी एंडिंग के साथ साथ जो रीडर है और ऑडियंस है उनके दिमाग में एक इमोशनल रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, एंडिंग की तरफ चला जाता है प्लॉट, समझ आ रही है। और एंड पे है रेजोल्यूशन। तो ये है प्लॉट, प्रॉपर प्लॉट अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल ने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लॉट के लिए या ट्रेजिक प्लॉट के लिए बताई हैं। वो है 3 यूनिटीज़, जिसमें है यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस, यानी कि एक ट्रेजेडी को 24 घंटों के अंदर पूरा होना है या एक सनसेट के अंदर। तो ये है कि टाइम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ट्रेजेडी में। उसके बाद यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो ऐसे ना हो कि उसके अंदर मिक्सचर हो, एक एक्ट के अंदर दूसरा एक्ट मिक्स कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अलावा प्लेस, ऐसा नहीं है कि हम एक प्लेस पे एक्ट हो रहा है तो हम कहें 6 साल बाद, या जिस तरह ड्रामास के अंदर आता है 5 साल का ड्यूरेशन देकर प्लेस चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये 3 यूनिटीज़ का ख्याल रखना ट्रेजेडी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ आ रही है। प्लॉट के बाद सेकंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कैरेक्टर, यानी कि ईथोस। प्लॉट से कैरेक्टर को सेकेंडरी प्लेस दी गई है ट्रेजेडी के अंदर, यानी कि प्लॉट के बाद कैरेक्टर आता है ट्रेजेडी के अंदर। अब कैरेक्टर, ट्रेजेडी के अंदर जो कैरेक्टर होगा उसे हम ट्रेजिक हीरो कहते हैं। ट्रेजिक हीरो, जैसे कि हमने पढ़ा कि ट्रेजेडी लॉफ्टी मैटर्स को डिस्कस करती है, तो डेफिनेटली जब ग्रैंड मैटर्स को डिस्कस करेगी तो ट्रेजिक हीरो भी बेटर होगा देन वी आर, मतलब नॉर्मल लोगों से बेहतर होगा, बेटर होगा। उसके अलावा ट्रेजेडी के अंदर ट्रेजिक हीरो का डाउनफॉल, यानी उसकी जो ट्रेजिक एंडिंग होगी उसकी रीज़न क्या होगी, हेमार्शिया, यानी कि ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक हीरो का ट्रेजिक फ्लॉ उसके डाउनफॉल की मेन रीज़न होगी, समझ आ रही है। कैरेक्टर के बाद थर्ड इम्पोर्टेंट एलिमेंट है थॉट, डायनाया, समझ आ रही है, यानी कि थॉट, वे ऑफ सेइंग, कि किस तरह से ट्रेजेडी को वर्ड्स के ज़रिए हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, समझ आ रही है कि वो थॉट क्या है। थॉट बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का, यानी कि किस तरह से अप्रोप्रिएट सेइंग्स यूज़ की जाती हैं हालात के मुताबिक, सर्कमस्टांस, सिचुएशन के मुताबिक।
फॉर एग्जाम्पल ग्रेव सिचुएशन है तो उसके अंदर ग्रेव थॉट ही होगी, सैड सिचुएशन है तो सैड थॉट ही होगी। समझ आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद है डिक्शन, लेक्सिस और लैंग्वेज। समझ आ रही है कि प्लॉट के अंदर, ट्रेजेडी के अंदर फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिक्शन, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग इन वर्ड्स, किस तरह से वर्ड्स के ज़रिए मीनिंग को कन्वे किया जाता है लैंग्वेज के ज़रिए। वर्ड्स आर मीडियम ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड बियरर ऑफ ट्रैजिक मीनिंग एंड इफेक्ट, कि ट्रैजिक इफेक्ट डेफिनेटली लैंग्वेज के ज़रिए ही पैदा किया जा सकता है। समझ आ रही है? ट्रेजेडी का फिफ्थ एलिमेंट है सॉन्ग और मिलोस, यानी कि किस तरह से कोरिक कमेंट्री की जाती है ट्रेजेडी के अंदर। कोरस के ज़रिए किस तरह से ट्रेजेडी के अंदर बिगिनिंग को, मिडल को और एंडिंग को बताया जाता है। एम्बेलिशमेंट है ये, एक समझ आ रही है, एक सजावट है ये ट्रेजेडी के अंदर। इट नरेट्स द मेजर इवेंट्स दैट आर नॉट शोन ऑन स्टेज, मतलब स्टेज के ऊपर ऐसे इवेंट्स जो दिखाए नहीं जा रहे उन्हें कोरिक कमेंट्री या कोरिक सॉन्ग्स के ज़रिए प्रेजेंट किया जाता है। और लास्ट वन है स्पेक्टिकल्स और ऑप्सेस। ये हैं वो सीन्स जो ड्रामा के अंदर दिखाए जाते हैं। समझ आ रही है? जो सीन्स प्रेजेंट किए जाते हैं ड्रामा के अंदर। इट हाइटन्स द इमोशनल सिग्निफिकेंस ऑफ एन इवेंट इन ड्रामा। डेफिनेटली अगर सीन्स नहीं होंगे तो एक्शन जितना भी परफॉर्म किया जाएगा उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। समझ आ रही है कि एक सैड एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सैड सीन भी चाहिए। तो ये 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के। समझ आ रही है? जो अरिस्टोटल ने पोइटिक्स के अंदर डिस्क्राइब किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। फॉर्मेटिव एलिमेंट्स के बाद हमारे पास है ट्रेजेडी के क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स। वो कौन कौन से हैं? उसमें फर्स्ट वन है प्रोलोग, जिसे कहेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि तारुफ। ट्रेजेडी का प्रोलोग होगा। उसके बाद होगी एपिसोड्स, जो ट्रेजेडी के अंदर होंगी। ट्रेजेडी के एंटायर पार्ट जो एक्शन हो रहा है ट्रेजेडी के अंदर, उस पूरे पार्ट को हम एपिसोड कहेंगे। उसके बाद होगा एक्सोड, यानी कि कंक्लूडिंग पार्ट, एंडिंग पार्ट। और कोरस होगा, कोरिक सॉन्ग्स होंगे ट्रेजेडी के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ सिंगर्स परफॉर्म कर रहे होंगे। समझ आ रही है? तो ये हैं क्वांटिटेटिव पार्ट्स ट्रेजेडी के अंदर। पोइटिक्स के अंदर हम 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, वो है एपिक पोइट्री एंड ट्रेजेडी। एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी में मेन डिफरेंस पढ़ते हैं हम। वो क्या है? एपिक पोइट्री, एपिक किसे कहते हैं? एपिक कहते हैं एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम को। समझ आ रही है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम को हम एपिक कहेंगे। तो एपिक में और ट्रेजेडी में डिफरेंस क्या है ये हमें अरिस्टोटल ने बताया है पोइटिक्स के अंदर। उसमें फर्स्ट वन है एपिक नैरेटिव पोएम है, जैसे मैंने बताया, मतलब स्टोरी को नरेट किया जाता है, जबकि ट्रेजेडी ड्रामेटिक फॉर्म में होती है। समझ आ रही है? उसको ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा जाता है। उसके अलावा एपिक के अंदर स्पेक्टिकल नहीं है, सीन्स नहीं होते, जबकि ट्रेजेडी के अंदर स्पेक्टिकल का होना ज़रूरी है, सीन्स का होना ज़रूरी है। उसके अलावा एपिक के अंदर कोरिक सॉन्ग्स नहीं होते, कोरिक कमेंट्री नहीं होती, जबकि ट्रेजेडी के अंदर कोरिक सॉन्ग्स ज़रूर होते हैं। उसके अलावा एपिक सिंगल मीटर को यूज़ करता है, मतलब हेरोइक कपलेट इन हेक्सामीटर, जबकि ट्रेजेडी वैरायटी ऑफ मीटर्स, डिफरेंट मीटर्स यूज़ कर सकते हैं हम ट्रेजेडी के अंदर। समझ आ रही है? और एपिक एक लेंथी पोइम है। समझ आ रही है? ये एक लेंथी पोइम है, जबकि ट्रेजेडी 3 यूनिटीज़ को फॉलो करती है, जिसमें हमने यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को पढ़ा। तो जब यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो करेंगे तो इसके अंदर ये लेंथी नहीं हो सकती। समझ आ रही है? तो ये मेन डिफरेंसेस हैं एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी के अंदर, जो हम पोइटिक्स में पढ़ते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्लेटोस ऑब्जेक्शंस टू पोइट्री एंड अरिस्टोटल्स डिफेंस, क्योंकि डेफिनेटली कहा जाता है कि पोइटिक्स रिस्पॉन्स है अरिस्टोटल का प्लेटो पे। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्शन है द आर्ट्स डील विद इल्यूजन और दे आर इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन। प्लेटो ने द रिपब्लिक में कहा कि आर्ट और पोइट्री इमिटेशन है, पेंटिंग है ये। एक पेंटर को क्या पता कि चेयर बनी कैसे,
उसने तो उसको पेंट कर लिया, उसकी पेंटिंग तो कर ली, लेकिन उसको ये नहीं पता कि चेयर बनी कैसे। समझ आ रही है? इसी तरह एक पोइट और आर्टिस्ट को क्या पता कि रियलिटी में वो चीज़ कैसी है, उसके पीछे के फीलिंग्स, आइडियाज़ क्या हैं। उसने तो इमिटेट किया। जिस पे अरिस्टोटल ने जवाब दिया, पोइट्स और आर्टिस्ट वर्ड इज़ नॉट अ शेडो ऑफ शेडोज बट अ रियल वर्ड मेड मोर प्लेजेंट बाय द आर्टिस्टिक विजन। मतलब ये कि एक आर्टिस्ट और पोइट इमिटेट ज़रूर करते हैं, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए उस इमिटेशन को एक न्यू फॉर्म में हमारे सामने रख देते हैं। समझ आ रही है? उस न्यू फॉर्म में हमारे सामने रख देते हैं। पोइट्री इज़ नॉट मेयर इमिटेशन, सिर्फ कॉपी नहीं है, जबकि एक न्यू फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, एक प्लेजेंट फॉर्म में। उसके बाद पोइट्री इज़ नॉट एथिकल, फिलोसॉफिकल और एंड प्रैग्मेटिक। मतलब इसके पीछे कोई एथिक्स नहीं है, इखलाक नहीं है, कोई इसके पीछे प्रैक्टिकल विजन नहीं है, फिलोसफी नहीं है। जिस पर अरिस्टोटल ने जवाब दिया कि फंक्शन ऑफ पोइट्री इज़ टू प्रोवाइड द एस्थेटिक डिलाइट, इमोशंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। एक चीज़ लाइफ की कॉपी है, लाइफ को एक बेटर वे में प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो एथिकल कैसे नहीं होगी, फिलोसॉफिकल कैसे नहीं होगी, प्रैग्मेटिक क्यों नहीं होगी। समझ आ रही है कि लाइफ को एक बेटर वे में प्रेजेंट किया जा रहा है हमारे सामने फॉर एस्थेटिक डिलाइट। समझ आ रही है? उसके बाद Plato felt that poetry, like all forms of art, appears to be the inferior part of the soul, the irrational and emotional. कि पोइट्री एक इन्फीरियर थिंग है। प्लेटो ने इसे एक इन्फीरियर थिंग या आर्ट को इन्फीरियर थिंग कंसीडर किया है, क्योंकि इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। समझ आ रही है? जिस पे अरिस्टोटल ने आंसर दिया, पोइट्री गिव्स अस आइडियल रियलिटी, कि हमें रियलिटी को एक आइडियलाइज्ड वे में प्रेजेंट करती है पोइट्री हमारे सामने। कि लाइफ को, रियलिटी को एक आइडियलाइज्ड वे में, एक आइडियलाइज्ड वर्जन में हमारे सामने प्रेजेंट करती है पोइट्री। तो रियल चीज़ को एक आइडियलाइज्ड वे में प्रेजेंट करना इज़ अ बेटर थिंग। समझ आ रही है? उसके बाद फिलोसफी इज़ बेटर देन पोइट्री बिकॉज फिलोसोफर डील्स विद आइडिया और ट्रुथ, whereas poet deals with what appears to him illusion. जिस पे अरिस्टोटल ने जवाब दिया, पोइट्री इज मोर फिलोसॉफिकल एंड अ हायर थिंग देन हिस्ट्री बिकॉज इट टेंड्स टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल। समझ आ रही है? प्लेटो ने कहा कि फिलोसफी बेटर है, जबकि अरिस्टोटल ने जवाब दिया कि पोइट्री फिलोसफी और हिस्ट्री से बहुत बेटर है। ये ज़्यादा फिलोसॉफिकल है क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज़ को हमारे सामने प्रेजेंट करती है। समझ आ रही है? तो ये मेन ऑब्जेक्शंस थी प्लेटो पे कि जिसने पे अरिस्टोटल ने जवाब दिया। ये है पोइटिक्स। समझ आ रही है? तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का ये टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।